सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में 2025 के संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा आर के श्रीराम कुमार को। तो पुरस्कार का नाम है संगीत कलानिधि पुरस्कार और याद रखना इसे कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। अभी 2025 के लिए किसे दिया गया? आर के श्रीराम कुमार को दिया गया। वे एक वायलिन वादक हैं। तो ये जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है ये कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और मैंने आपको बताया इसे कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी कहा जाता है। कौन देता है? मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा ये दिया जाता है। अब यहाँ पे इतना ही नहीं, 2-3 अवार्ड्स इन्होंने और घोषणा की है। 2-3 अवार्ड्स में आपको और बताऊंगा। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि ये भी 3-4 अवार्ड जो इन्होंने अभी घोषणा की है ना, वो जो आपको मैं सारे बताऊंगा वो सभी के सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं आपको उन प्रश्नों की एक बार झलक भी दिखा दूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसीलिए ये सारे अवार्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जिसमें पहला हमने पढ़ लिया संगीत कलानिधि पुरस्कार, किसे मिला? आर के श्रीराम कुमार को। इसके अलावा 2025 के लिए नृत्य कलानिधि पुरस्कार भी दिया गया। किसे? उर्मिला सत्यनारायण को। इनका संबंध है भरतनाट्यम से। और ये देखो एग्जाम का प्रश्न है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था। ये उस समय जिसको भी दिया गया था पूछ रहे, उनका नाम नहीं पूछा, पूछा कि उनका संबंध किससे है, किस नृत्य शैली से है। तो उसी तरह से याद रखना, उर्मिला सत्यनारायण का नाम तो याद ही रखना है, उनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से। इसके अलावा 2 तरह के और अवार्ड हैं। संगीत कला आचार्य पुरस्कार, ये 2 जनों को दिया गया, श्यामला वेंकटेश्वरन और टी.आर. गोविंदराजन। और एक और है टीटीके पुरस्कार, ये किसे किसे मिला? मदम्बी सुब्रमण्यम नंबूथिरी को, जिनका संबंध कथकली से है, और जेटी जयराज कृष्णन और जयश्री जयराज कृष्णन को, ये वीणा वादक है। और आप देख सकते हो ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पर इनमें से भी अगर आप कहोगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो बहुत सारे हो गए, तो कम से कम ऊपर के 2 तो आप जरूर याद रख लेना, संगीत कलानिधि और नृत्य कलानिधि पुरस्कार। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी अप्रैल 2025 में भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में होने वाले पहले समुद्री नौसैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो नाम पूछ रहे हैं, तो सही उत्तर होगा एकीमे। तो एक्सरसाइज का नाम है एकीमे। ये एक नौसैन्य अभ्यास है और ये एक तरह से बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। बहुत सारे देश इसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें से एक भारत होगा और बाकी 10 अफ्रीकी देश होंगे। और इस तरह का ये पहली बार अभ्यास हो रहा है। इसका नाम एकीमे है। 13 से लेकर 18 अप्रैल 2025 तक ये होगा। कहाँ पे? तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह के पास में, या आप यूं कह सकते हो हिंद महासागर में होगा ये। एकीमे का अर्थ होता है एकता और इसका आयोजन भारत और तंजानिया मिलकर के कर रहे हैं। भारत और 10 अफ्रीकी देश इसमें हिस्सा लेंगे। वो 10 अफ्रीकी देश कौन कौन से हैं वो ये आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा, लेकिन आयोजन कर रहा है कौन कौन? भारत और तंजानिया मिलकर। देखो एकीमे की भी फुल फॉर्म है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट। अच्छा, इसके अलावा भारतीय नौसेना ने अफ्रीका के साथ एक और पहल शुरू की है, इंडियन ओशन शिप सागर। और इसके अंतर्गत भारतीय नौसेना का एक जहाज है जिसका नाम है आईएनएस सुनियना। इसे दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात किया जाएगा 5 अप्रैल से 8 मई तक। और इस जहाज पर भारत के अलावा 9 हमारे जो मित्र देश है उनके नौसेना कर्मी भी होंगे। वो 9 मित्र देश कौन कौन से हैं वो भी आप देख सकते हैं, जैसे श्रीलंका, मालदीव, केन्या, मेडागास्कर, कोमोरोस वगैरह। इन देशों के नौसेना कर्मी भी इस जहाज पर होंगे। जहाज का नाम याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो आंसर होगा गोपाल विट्ठल को। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन की पहले अगर हम बात करें तो ये एक वैश्विक संगठन है जो मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों का एक संघ है, आप कह सकते हो। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं ना कि भारत में बैंकों का एक संघ होता है जिसे भारतीय बैंक संघ बोला आपने। भारत में टायर कंपनियों का एक संघ हो गया जिसे हम आत्मा बोलते हैं, टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। तो उसी तरह से ये ग्लोबली है, पूरे विश्व में मोबाइल कम्युनिकेशंस जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका एक संघ है और उसी का अभी अध्यक्ष बनाया गया है गोपाल विट्ठल को। वैसे ये वर्तमान में भारतीय एयरटेल के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए क्योंकि इस पद पर आने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। तो इनसे पहले भारतीय कौन रह चुके हैं इस पद पर? सुनील मित्तल,
2017 और 18 में इस पद पर वो बने हुए थे और अब दूसरे भारतीय बन गए हैं इस पद पर आने वाले गोपाल विट्ठल, तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे इसकी बात करें, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन की इसकी स्थापना होती है 1995 में और हेडक्वार्टर मिलेगा लंदन, यूके में। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सारा जाफरानी ज़ेंजरी को। तो अभी ट्यूनीशिया के जो प्रेसिडेंट है कौन? कैस सैयद। अभी उन्होंने ही सारा जाफरानी को नए प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया है और उन्होंने किनका स्थान लिया? कामिल मद्दोरी का। पिछले साल ही ये नए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अभी इनको बर्खास्त कर दिया और उनके स्थान पे नए प्रधानमंत्री बना दिया। किसको? सारा जाफरानी को। देखो, ट्यूनीशिया की कैपिटल क्या होती है? ट्यूनीशिया की कैपिटल होती है ट्यूनिस और यहाँ की करेंसी होती है ट्यूनिशियन दिनार। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में शिग्मो उत्सव ये कहां पर मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा गोवा में। तो शिग्मो उत्सव ये गोवा में मनाया जाता है और आप कह सकते हो ये एक वसंत उत्सव है जो कि गोवा की संस्कृति और विरासत और परंपराओं को दर्शाता है और ये 15 दिनों तक चलता है ये उत्सव। अभी 15 मार्च को शुरू हुआ, 29 मार्च तक ये मनाया जाएगा। तो याद रखेंगे शिग्मो उत्सव का संबंध किससे है? गोवा से है। अब बात गोवा की है तो ले चलते हैं आपको गोवा। ये रहा मैप में गोवा। देखो, गोवा की कैपिटल होती है पणजी जो कि मांडोवी नदी के किनारे है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो गए, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा मुक्ति दिवस लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लगभग 110 मेगालिथ किस राज्य में खोजे हैं? तो आंसर होगा केरल। अच्छा, मेगालिथिक मतलब इसका मतलब बड़े पत्थरों की संरचनाओं से है जो पूरे भारत में विशेष रूप से साउथ इंडिया में पाई जाती है। तो अभी इसी तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केरल में ही लगभग 110 मेगालिथियों की खोज की है। केरल के पलक्कड़ में मलमपूजा बांध के पास ही किए गए पुरातात्विक उत्खनन के दौरान अभी बड़ी संख्या में मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स की खोज की गई है। ये संरचनाएं मुख्य रूप से ग्रेनाइट स्लैब्स और स्टोन से बनी है। तो कहां पे खोज की गई है? केरल में। केरल की हम बात करेंगे उससे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जिसकी स्थापना होती है 1861 में। इसके फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंगम, वो इसके पहले अध्यक्ष थे या पहले डायरेक्टर जनरल। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? यदुबीर सिंह रावत है। अब केरल में खोजे गए तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम होती है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हो गए, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यहाँ का राजकीय पशु हाथी है, पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल, पुष्प है कोनिकोना, वृक्ष है नारियल का, फल है कटहल, मछली है ग्रीन क्रोमाइड। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, एरविकुलम नेशनल पार्क, अन्नामुडीसोला नेशनल पार्क आपको यही मिल जाएगा। यहाँ पे इडुक्की डैम आपको मिलेगा पेरियार नदी पर। 2 क्लासिकल डांसेज हो गए, कथकली, मोहिनीअट्टम। क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम हो गई। कुछ फेस्टिवल्स है, ओणम, त्रिशूरपुरम, अट्टुकल पोंगल, मकर बिलक्कू, विशु उत्सव, पहला अंतरराष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव भी यहाँ पे मनाया गया था। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था, केरल का कौन सा त्योहार नए साल का प्रतीक है? इसी तरह से आया था प्रश्न। विशु उत्सव है। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, तमिलनाडु के समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं, केरल को मसालों का बाग भी कहा जाता है। सबरीमला टेम्पल आपको यहाँ पे मिल जाए। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आंसर होगा 24%। तो अभी भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन को बढ़ा दिया है और ये बढ़ी हुई सैलरी 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। तो अब कितना हो जाएगा इनका वेतन? 1 लाख रुपए प्रति महीने से बढ़कर 1,24,000 प्रति महीना हो जाएगा। और ये बढ़ोतरी कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर की गई है। तो एक बार मैं आपको बता दूं, सांसदों की जो वेतन है अभी तक 1 लाख रुपए थी, अब 1 लाख से बढ़ के 1.24 लाख रुपए हो जाएगी प्रति महीना। कितनी बढ़ोतरी हुई है प्रतिशत में आप देखोगे तो 24%। दैनिक भत्तों में, डेली अलाउंसेज में जो अभी तक थे 2,000 रुपए, अब वो बढ़ के 2,500 रुपए हो गए, 2,500 रुपए। इसमें 25% की वृद्धि देखी गई। पेंशन की बात करें, 25,000 रुपए थी, अब बढ़ के 31,000 रुपए हो गई। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 24% की वृद्धि। तो सांसदों के वेतन और अन्य लाभों को आखिरी बार कब बढ़ाया गया था ये पूछेंगे तो अप्रैल 2018 में। और मैं आपको बता दूं, संसद सदस्यों के वेतन और अन्य भत्ते संसद द्वारा अधिनियमित संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 द्वारा विनियमित होते हैं। इस अधिनियम को वित्त अधिनियम 2018 द्वारा संशोधित किया गया था और प्रावधान किया गया था कि
सांसदों के वेतन और दैनिक भत्ते 1 अप्रैल 2023 से हर 5 साल में इनकी समीक्षा होगी, या यूं कह दें इनमें वृद्धि होगी। अच्छा, जिस तरह से मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी कि सांसदों के वेतन में ये जो बढ़ोतरी हुई है या ये जो बदलाव हुआ है, ये किसके आधार पर हुआ? कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर। इसी तरह से औद्योगिक श्रमिकों के वेतन में बदलाव किस सूचकांक के आधार पर होता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो प्रश्न हमारा क्या था कि भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो प्रतिशत भी याद रखना, 24%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में टाटा मोटर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा विक्की कौशल को। तो सिंपल सा याद रखना है, टाटा मोटर ने अभी एक्टर हैं जो विक्की कौशल, और अभी इन्हीं को अपने पैसेंजर और इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 11वीं एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी ये कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत करेगा। एशियन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 11वां संस्करण होगा और इसे होस्ट करेगा भारत। भारत में भी कहाँ पे होंगे? अहमदाबाद, गुजरात में। अक्टूबर के महीने में होंगे इस बार ये। इसका जो आखिरी एडिशन है वो 10वां एडिशन वो 2016 में हुआ था जापान में, जिसमें टॉप पे चाइना रहा था, और अब इसका 11वां एडिशन होगा। पहला एडिशन इसका 1980 में हुआ था ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, तो ये याद रखना, बहुत सालों के बाद हो रहा है तो इंपॉर्टेंट होता है। तो कल आपसे पूछा था अभी नए हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बन गए? अजय सेठ। फिर पूछा आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2025 तक? जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 की शुरुआत कहां से की गई? पंचकुला, हरियाणा। नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? नेटुम्बा नंदी नदेतवा। और एक बुक है एमिनिएंट डिस्टॉर्शन ट्विस्ट एंड ट्रुथ नाम की बुक के लेखक कौन है? उत्पल कुमार। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया केरल। और भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत न्यास के अध्यक्ष कौन बने? अशोक सिंह ठाकुर। चाइनीज फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? ऑस्कर पियास्त्री ने। एनआईआईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर कौन बने? अमिताभ कांत। और आखिरी प्रश्न था वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया गया? 24 मार्च को। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था फूलदेई महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।